नेक्स्ट है 3x3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट या उसकी वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है। उसके लिए हमें माइनर और कोफैक्टर का पता होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी पता तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं वैसे, लेकिन काम वो माइनर और कोफैक्टर का हम कर रहे होते हैं मैट्रिक्स के अंदर। वो किस तरीके से, जैसे देखें ए मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए या इसको फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम से या सेकंड रो या सेकंड कॉलम या थर्ड रो थर्ड कॉलम से एक्सपैंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। हमने फर्स्ट रो से इसको एक्सपैंड किया तो फर्स्ट रो के 3 एलिमेंट्स लिख लिए, 2 लिखा, सेकंड एलिमेंट लिखने से पहले प्लस लिखते हैं, फिर थर्ड एलिमेंट लिखने से पहले माइनस लिख दिया जाता है। अच्छा जी, अब हमारे पास डिस्कशन में है डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, सिंपल, हमने जो गिवन मैट्रिक्स होता है उसको फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम किसी भी चीज़ के ज़रिए आप उसको क्या कर सकते हैं, इजीली एक्सपैंड कर सकते हैं, या फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम से सेकंड रो या सेकंड कॉलम थर्ड रो या थर्ड कॉलम से। अब हमारे पास यहाँ पे चीज़ क्या है, फर्ज कर ले ए मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना था। मैंने इसको फर्स्ट रो से एक्सपैंड करने की कोशिश की, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिखा, 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आगे बना लिया, फिर सेकंड एलिमेंट लिखने से पहले माइनस, फिर थर्ड एलिमेंट लिखने से पहले प्लस, इसके आगे 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट बन रहे हैं। ये जो 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट है, बेसिकली इन डिटर्मिनेंट्स को हम क्या कहते हैं, माइनर्स कहते हैं। इन डिटर्मिनेंट को क्या कहते हैं जी, माइनर्स कहा जाता है। अब इस डिटर्मिनेंट में वैल्यू लिखते कैसे हैं, 2 कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, इसको छोड़ दें, बाकी जो वैल्यूज बच गई वो हमने लिख ली। फिर 1 कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, जो वैल्यूज बच गई 4 1 6 -1 वो लिख दें। फिर 3 कहाँ पे है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, उसको छोड़ दें, वैल्यूज क्या बच जाती हैं 4 1 1 0। इनको हम कैलकुलेट करते हैं, 2 एज इट इज आ गया, 1 × -1 ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल, आप जब छोटी कैलकुलेशंस करेंगे तो फिर आपका जल्द से जल्द काम होगा, ये नहीं कि आप सारे स्टेप्स करने बैठ जाएं, तब आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आपने यहाँ से कैलकुलेशन की, 4 × 0 0 आ गया, 1 × 1 -1, इनको कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है जी, +5 आ जाता है। अब माइनर ऑफ एलिमेंट की डिस्कशन थोड़ी सी कर लेते हैं। माइनर ऑफ एलिमेंट, बेसिकली माइनर ऑफ एलिमेंट से मुराद डिटर्मिनेंट है 2x2 ऑर्डर का किसी भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट के अगेंस्ट। जैसे हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स था, उसकी फर्स्ट आइडेंटिटी ले ली या फर्स्ट एंट्री ले ली A11 अब कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। इसको छोड़ के जो एलिमेंट्स बचेंगे वो क्या होंगे, A22 A23 A32 A33, ये 4 एलिमेंट्स का आपने जो डिटर्मिनेंट बना लिया उसे हम क्या कहते हैं, माइनर ऑफ एलिमेंट। इसी तरह कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर का बेसिकली फार्मूला होता है, जिस भी एंट्री का आपने कोफैक्टर निकालना उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। A11 का निकालना है तो उसे कैपिटल A11 लिखते हैं। कैलकुलेट कैसे किया जाता है, -1 लिख के या माइनस लिख के ऊपर नीचे वाले जो दोनों पोजीशंस के सबस्क्रिप्ट हैं उन दोनों को पावर में ऐड कर दिया जाता है और माइनर से क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो आप इस तरीके से किसी भी वैल्यू का क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कोफैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अब इन प्रॉपर्टीज का क्या फ़ायदा है वो देखते हैं हम। फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर हम एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लें या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ले लें तो दोनों में आंसर में कोई किसी किस्म का फ़र्क नहीं आएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं नीचे चल के आपको बताता हूँ। इसी तरह हमारे पास सेकंड है कि अगर किसी मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर मैट्रिक्स की है क्योंकि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं तो अंडरस्टूड है। अगर कोई सी 2 रोज या 2 से कॉलम आपस में इंटरचेंज करें, यानी कॉलम को कॉलम के साथ या रो को रो के साथ इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव टाइम चेंज हो जाती है। 2 आंसर था तो -2 हो जाएगा, -2 आंसर था तो +2 हो जाएगा। इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैज 2 आइडेंटिकल रोज और 2 आइडेंटिकल कॉलम्स देन इट्स डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0। कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई सी 2 रोज या कोई से 2 कॉलम्स आपस में सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंशन आप इसके इक्वल लिख सकते हैं, 0 के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है जी, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आपने याद रखना है। अब जो हमने फर्स्ट चीज़ डिस्कस की है क्या है कि फर्स्ट कर लें हमारे पास ए मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट हमने निकाला तो ये आंसर आ गया A11 A22 -A12 A21। अब हमने फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ इंटरचेंज कर दिया, फर्स्ट की जगह सेकंड आ गया और सेकंड की जगह फर्स्ट आ गया, डिटर्मिनेंट निकाला तो ये आंसर आ गया। इसमें से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ऊपर वाला रिजल्ट बन जाता है। माइनस कॉमन लेने का मतलब ये है कि जब हमने रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज किया तो हमारे आंसर में नेगेटिव टाइम क्या आ गई, चेंजिंग आ गई।
इसी तरह हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने का मतलब क्या है, फर्स्ट रो कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो इसका डिटर्मिनेंट वही आया है जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट था, तो पहली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाती है। अब जो तीसरी वाली हमने पढ़ी कि अगर कोई से दो कॉलम्स या कोई सी दो रोज आपस में सेम हो जाए, ठीक है जी, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम के इक्वल है, तो इसका डिटर्मिनेंट यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये जो 0 वाली प्रॉपर्टी है ये तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें विदाउट एक्सपेंशन शो करना हो डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल। फिर है इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ रो और अ कॉलम आर 0, यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की तमाम, किसी एक रो की या किसी एक कॉलम की तमाम एंट्रीज क्या हैं, 0 के इक्वल है, तो विदाउट एक्सपेंशन उसका भी डिटर्मिनेंट का आंसर किसके इक्वल लिख सकते हैं, 0 के इक्वल लिख सकते हैं। एग्जांपल आपके सामने है कि एक डिटर्मिनेंट था 2/2 ऑर्डर का, उसकी फर्स्ट रो की तमाम एंट्रीज 0 0 है, तो इनका डिटर्मिनेंट का आंसर निकाला तो आंसर कितना आ गया, 0 ही आएगा। नेक्स्ट है इफ द एंट्रीज ऑफ अ रो और कॉलम इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स A multiplied by a k, then the resulting matrix is k times of original determinant। इसको आप याद रख लें कि आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में एक कांस्टेंट नंबर जो है, जब हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट है तो आप किसी कांस्टेंट नंबर को किसी एक रो या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और उस रो से मल्टीप्लाई करने से या कॉलम से मल्टीप्लाई करने से डिटर्मिनेंट पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, k टाइम्स। कितना इम्पैक्ट पड़ेगा जी, k टाइम्स। फ़र्ज़ कर लें मेरे पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थे वो आपके सामने है कि इसका डिटर्मिनेंट हमने निकाला हुआ है a1 1 a2 2 माइनस a1 2 a2 1। अब मैंने क्या काम किया, इसी डिटर्मिनेंट के अंदर फर्स्ट कॉलम को k से मल्टीप्लाई कर लिया, तो डिटर्मिनेंट का क्या आंसर आया, k इंटू a1 1 a2 2 माइनस k a1 2 2 a2 1, k इनमें से कॉमन आ गया, तो ओरिजिनल मैट्रिक्स का ये डिटर्मिनेंट था वो k टाइम्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इस प्रॉपर्टी को हम इस तरह भी याद रख सकते हैं कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई एक कांस्टेंट नंबर किसी एक कॉलम या किसी एक रो से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप उसको कॉमन भी ले सकते हैं। अगर किसी कांस्टेंट को डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, और अगर कॉमन लेना है तब भी किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंगली कुछ इंपॉर्टेंट नोट है इसमें और इसमें बड़ा फ़र्क है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर एक कांस्टेंट को मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और तब उसका डिटर्मिनेंट लिया जाए, फिर क्या होता है, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2, के उतने टाइम्स क्या हो जाएगी, उसकी पावर आ जाएगी। इस चीज़ में और इस चीज़ में बड़ा फ़र्क है। इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट को किसी डिटर्मिनेंट में, जबकि इसमें क्या हो रहा है, के कांस्टेंट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। के कांस्टेंट किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैट्रिक्स के साथ। तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम इस तरह से शो ऑफ कर सकते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं, ए डिटर्मिनेंट जो है वो के स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज करेगा। अच्छा जी, अब अगर देखें यहाँ पे, अगर के मैट्रिक्स या ए मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर 3/3 हो, उसका ऑर्डर कितना हो, 3/3 हो, और उसमें आपने के कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया तो डिटर्मिनेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, डिटर्मिनेंट के की पावर क्यूब बन जाएगा, उसके साथ के की पावर क्यूब टाइम्स क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है जी, यानी जिस तरह यहाँ पे पावर के स्क्वायर बनी वो क्यों बनी, 2/2 ऑर्डर की वजह से, यहाँ पे पावर के क्यूब बनी 3/3 ऑर्डर की वजह से। उसकी वजह ये है कि जब हमने के को मल्टीप्लाई किया होगा ना 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के अंदर, तो हर कॉलम या हर रो के अंदर के नज़र आ रहा होगा। तो आपने जब डिटर्मिनेंट की सेंस में उसको कॉमन लेना है तो हर एक रो या कॉलम से एक एक दफ़ा कॉमन लेंगे, तो के कितनी दफ़ा कॉमन आ जाएगा, 3 दफ़ा। ठीक है जी, इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है। इसी तरह अगर ए मैट्रिक्स n/n ऑर्डर का है, उसमें आपने के को मल्टीप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, डिटर्मिनेंट के की पावर n टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की कि अगर किसी रो या किसी कॉलम में, अगर किसी रो या किसी कॉलम में कोई कांस्टेंट एंट्री या कोई वैल्यू ऐड अप हो रही है, जिस तरह यहाँ पे नज़र आ रहा है a11 + b11, ये कोई नंबर है,
इसी तरह इसमें भी एक नंबर ऐड हो रहा है, इसमें भी एक नंबर ऐड हो रहा है। तो हम इस तरह के डिटर्मिनेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी A11 वाले पोर्शन को अलहदा कर दिया और फिर एक डिटर्मिनेंट बनाया, उसमें इसी एंट्री की जगह पे B11, B21, B31 और दरमियान में किस चीज़ का निशान आ गया, प्लस का निशान आ गया। अगर इधर माइनस होता तो दरमियान में क्या आ जाता, माइनस आ जाता। यानी पहले A1 वाली जो A11, A12, A13, A21, A22, A23 वाली एंट्रीज जो हैं इनको सिंपल अलहदा कर दिया, फिर B11, B21 और B31 के साथ ये एंट्रीज दोबारा से एडअप कर दी। ठीक है जी, यानी ये एक डिटर्मिनेंट जो था वो 2 पार्ट्स में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में होता क्या है, मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट या तो सारे जीरो हो जाते हैं या नीचे वाले एलिमेंट सारे जीरो हो जाते हैं। अपर डायगोनल का जब वर्ड आता है तो नाम जो इसका है उसके उलट इसमें आपने देखना है, यानी अपर ट्रायंगल में ये होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाली वैल्यू सारी की सारी जीरो होंगी और वो एक ट्रायंगुलेशन बना रही होंगी, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगल। डेफिनेशन इसकी कुछ इस तरह से है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स बिलो टू प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। यहाँ दिखाया हुआ है Aij इक्वल्स टू जीरो, Aij इक्वल्स टू जीरो मीन्स एंट्रीज जीरो होंगी, कौन सी, इसमें i ग्रेटर देन j हो। i ग्रेटर देन j का मतलब क्या है, रो की पोजीशन कॉलम की पोजीशन की निस्बत क्या होगी, ज्यादा। जैसे इस एंट्री की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में। ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में। ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, थर्ड रो सेकंड कॉलम में। तो ये i ग्रेटर देन j ये शो कर रहा है कि वो तमाम एंट्रीज जीरो होंगी जिसमें रो की पोजीशन कॉलम की पोजीशन से क्या होगी, ज्यादा होगी। अब अगर अपर ट्रायंगुलर आपको समझ आ जाता है तो लोअर ट्रायंगुलर समझना कोई इतना बड़ा काम नहीं है। लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा कि प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाली वैल्यूज तमाम जीरो हो जाएंगी। इसमें क्या कंडीशन है कि i लेस देन j वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे जीरो हैं। जैसे इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, i इसमें 1 है और j इसमें क्या है जी, 2 है। इसी तरह फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो अपर ट्रायंगुलर में i ग्रेटर देन j वाला केस है और लोअर ट्रायंगुलर में i जो है लेस देन j वाला केस है। ये दोनों बातें आपने ज़हन में रखनी है, इससे रिलेटेड भी समटाइम्स एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। अब एक क्वेश्चन ज़हन में ये आता है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर भी जीरो है और नीचे भी जीरो है, तो इसलिए उसके लिए मैंने नोट लिख दिया कि पेपर में अक्सर तंग करने के लिए वो इस तरह की बातें पूछेगा आपसे। तो ये एक टेक्निकल क्रिटिकल पॉइंट है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है ना उसके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रायंगुलर अपर भी है और लोअर भी है। क्लियर होगी बात। अब इसमें एक प्रॉपर्टी रहेगी डिटर्मिनेंट की कि जो हमारे ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होते हैं, जो हमारे ट्रायंगुलर मैट्रिसेस होते हैं, आप विदाउट एक्सपेंशन उनका डिटर्मिनेंट इजीली निकाल सकते हैं उनके प्रिंसिपल डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करके। उनके प्रिंसिपल डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करके उनका डिटर्मिनेंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, कौन सा, लोअर ट्रायंगुलर। इसका डिटर्मिनेंट अगर वैसे निकालना चाहें तो तब क्या करेंगे, फर्स्ट रो से अगर एक्सपैंड करते हैं 1 रखा, 0 0 उसको करने की जरूरत नहीं, तो एंट्रीज क्या बचेंगी, 5 0 6 7, 5 7 are 35। तो आप डायरेक्टली डायगोनल को मल्टीप्लाई करें तब भी इसका डिटर्मिनेंट निकल सकता है, 5 7 are 35, 35 1 are 35 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसी तरह ये जो हमारे पास अपर ट्रायंगुलर है इसमें क्या है, इसके डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर दें तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। इसको आप खुद से प्रैक्टिस करके चेक कर सकते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए विदाउट एक्सपेंशन भी आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। किन मैट्रिसेस के लिए, ट्रायंगुलर मैट्रिसेस के लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर जो 7 है उसमें चैप्टर 3 का रिमेनिंग पोर्शन और कुछ टेक्निकल पॉइंट्स और MCQs डिस्कस करेंगे।